हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं फाइन ऑर्गेनिक्स कंपनी के बारे में। और बेसिकली ये कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और इन फ्यूचर इसके अंदर वो सारी पोटेंशियल है जो एक मल्टीबैगर स्टॉक इसको साबित कर सकता है। तो चलिए वीडियो अपना शुरू करते हैं क्विकली। शुरुआत करते हैं हम कंपनी करती क्या है उसी से ही। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि कंपनी का जन्म कब होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जन्म होता है 1970 में। ये बहुत ही रिच एक्सपीरियंस कंपनी है केमिकल सेक्टर की। और प्रेजेंट टाइम पे हम देखें हम कह सकते हैं कंपनी को ऑल टुगेदर 61 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट अबाउट दिस कंपनी की एक्सपीरियंस इनका बहुत ही अच्छा खासा है इंडस्ट्री में। ये एडेड एडवांटेज है कंपनी के लिए। इसी के साथ हम देखें कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन रहते हैं जिन्होंने कंपनी को फाउंड किया। ब्रेन चाइल्ड, दैट मीन्स कि कंपनी को जन्म किसने दिया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मिस्टर रमेश शाह जी हैं एक प्रमोटर, और बेसिकली दो प्रमोटर हैं इनके, एक रमेश शाह जी हैं, दूसरे हैं मिस्टर प्रकाश कामत जी। रमेश शाह जी ये मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन रहे हैं जिनको बहुत ही अच्छा खासा रिच एक्सपीरियंस रहा था केमिकल ट्रेडिंग में। और इसी के साथ प्रकाश कामत जी जो कि इनके दूसरे आप कह सकते हैं प्रमोटर हैं। इनका आप स्किल सेट जो इनका रहा था वो टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे थे। और इन्होंने अपनी जो आप कह सकते हो एजुकेशन करी है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से करी हुई है। दोनों ही बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने इस कंपनी की खोज करी। और ऑल टुगेदर कंपनी किस स्पेसिफिक एरिया में काम करती है, आई मीन किस केमिकल पे काम करती है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका जो कामकाज रहता है वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा ओलियो केमिकल डेरिवेटिव्स पे इसका काम रहता है। अब जिनको नहीं पता है ये ओलियो केमिकल्स बेसिकली क्या होते हैं। ये केमिकल्स जो बनाए जाते हैं ये आपके नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं, जो कि आप कह सकते हो एक तरीके से नेचुरली मिलता है ये फैट्स एंड ऑयल से, जो कि वेजिटेबल या फिर एनिमल सोर्सेज से लिए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो इसके जो पाल्म ऑयल रहता है उससे भी ये ओलियो केमिकल्स बनाए जाते हैं। देन इसके साथ ही यहाँ पे कुछ और एडिशनल डिटेल्स हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पे। फाइन ऑर्गेनिक कंपनी जो है ज़्यादातर आप देखोगे तो इसका इंगेजमेंट विद इन इंडिया अपनी कंट्री में भी है और आउटसाइड कंट्री में भी है। दैट मीन्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों पे ही ये कामकाज करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनका इंडिया के अंदर या फिर आउटसाइड इंडिया जो काम रहता है ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स की तरह भी ये काम करते हैं, दैन प्रोसेसर्स की तरह काम करते हैं, सप्लायर्स भी हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, इसी के साथ डीलर्स भी हैं, फिर इंपोर्टर्स भी हैं, इसी के साथ एक्सपोर्टर्स भी हैं। और किस में जो हमने मेन इनका काम देखा था ओयो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स में, सारा कामकाज इनका मेनली इसी से रिलेटेड रहता है। और इसके जो यूसेज आप देखोगे ब्रॉडर कैटेगरी वाइज, इसके यूसेज होते हैं फूड्स में, प्लास्टिक्स में, कॉस्मेटिक्स में, कोटिंग्स में भी यूज़ होते हैं, और इसी के साथ स्पेशलिटी एप्लीकेशंस कुछ होती हैं जो वेरियस इंडस्ट्रीज़ में हैं, उसमें भी इनके यूसेज हैं। देन यहाँ पे कुछ की नंबर्स दे रखे हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स वैराइटीज़ इनकी बहुत ही अच्छी खासी है। 470 प्लस इनके प्रोडक्ट्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चेन भी काफ़ी अच्छी है। 180 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके। और यहाँ पे आप इनके डायरेक्ट कस्टमर्स देखोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर्स में 850 प्लस है। मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ पे आप देखोगे तो 7 मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, और कंट्रीज़ आप देखोगे तो अक्रॉस 80 प्लस कंट्रीज़ में इनके कामकाज हैं जो कि फैले हुए हैं। देन यहाँ पे अगर हम नज़र डालें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ओलियो केमिकल एडिटिव्स हैं इनके एक्रोस किस किस इंडस्ट्रीज़ में यूसेज होते हैं इसके और क्या यूसेज रहता है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फूड एडिटिव्स में इसके यूज़ केस मिलेंगे जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हो फूड एडिटिव्स में बेसिकली इसका यूज़ क्यों किया जाता है, जो उसकी फूड की क्वालिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, साथ ही साथ फूड की जो फ्रेशनेस होती है उसको बरकरार करने के लिए इसका यूसेज होता है, और जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दैन इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा पॉलीमर एडिटिव्स में इसके यूज़। पॉलीमर बेसिकली जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत ही वाइड रेंज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की होती है। उसमें जो भी डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जो फाइनल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें इन शॉर्ट इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देन फीड न्यूट्रिशन एडिटिव्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ एडिटिव्स पहले मिलाए जाते थे जो कि एंटीबायोटिक्स होते थे, जो कि काफ़ी हार्मफुल रहती थी। और जैसे हमने देखा कि ओलियो केमिकल्स जो बनते हैं वो काफ़ी नेचुरली प्रोसेस से बनते हैं, जो भी हमारे वेजिटेबल या एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। उनसे इसका यूसेज होता है तो ये हार्मफुल नहीं होता है। इस वजह से इसने जो हार्मफुल एंटीबायोटिक्स होती थी उसको इसने रिप्लेस किया, और इसका यूज़ करके आप कह सकते हैं एक तरीके से जो फीड होती है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है, और साथ ही साथ जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें काफ़ी टेक्निकल एडवांटेजेस मिलते हैं। एक यूज़ केस इसका ये रहता है इंडस्ट्री में। देन इसके बाद आप देखोगे इमोलिएंट फॉर कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी कॉस्मेटिक्स में आप देखोगे तो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इसके यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि क्रीम हो गए, जेल्स हो गए, पेस्ट हो गए, लोशंस हो गए, इसमें इसके यूज़ किए जाते हैं। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा जो उसकी लॉन्ग टर्म फिजिकल स्टेबिलिटी होती है ताकि वो ख़राब ना हो, काफ़ी लंबे टाइम तक चले, स्टोरेज कर सके। कहीं ना कहीं इन शॉर्ट उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगेन इन शॉर्ट आप कह सकते हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है।
देन जो पांचवी इंडस्ट्री है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोटिंग एंड स्पेशलिटीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली अगेन मतलब इसका जो इस्तेमाल होता है कोटिंग में, सो कोटिंग में इसका क्या फ़ायदा मिलता है उससे, जो आप कह सकते हो एक तरीके से थिकनेस होती है, या फिर वो भीग के ख़राब ना हो जाए, कि अगर भीग गया तो ख़राब हो जाता है, तो भीग के ख़राब ना हो इस वजह से ये ओरियो केमिकल्स मिलाए जाते हैं। और बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, हमारी इंडियन करेंसी जो नोट्स रहती हैं उसका ही इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें कोटिंग में इसका यूज़ रहता है। सो आपने नोटिस किया होगा कि अगर बहुत नोट काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है, इवन कई बार होता है कि कपड़े के साथ कपड़े धोए, उसमें नोट भी कोई थी और वो भी धो गई, इनफैक्ट उसके बाद भी अगर आप नोट प्रॉपर तरीके से सुखा देते हो तो कोई खास डैमेज नहीं होता है, तो सूख के फिर से प्रॉपर सही हो जाती है। वही कहीं आप नॉर्मल कोई पेपर ले लो जिस पे कुछ लिखा हो इंक से, तो वो पूरा फैल जाएगा। सो ये एक तरीके से कोटिंग करी जाती है, जिसकी वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। सो ये एक इंडस्ट्री है जिसमें इसका यूज़ होता है। और यहाँ ये हमने स्टार्टिंग की स्लाइड में ही देख लिया था, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5+ डिकेट्स का इसके पास एक्सपीरियंस है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं 6+ डिकेट्स, क्योंकि 61+ ईयर्स का एक्सपीरियंस इसके पास हो गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके पास फुल्ली इंटीग्रेटेड R&D है। R&D जिनको नहीं पता होगा उनके लिए जस्ट एक ब्रीफ बताता हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं ये R&D जिसको बोला जाता है। तो उसमें बेसिकली आपका एक स्पेसिफिक आप कह सकते हो सेट ऑफ पीपल्स को असाइन किया जाता है, जो कि टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहते हैं, और रिसर्च करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं जो नए नए अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जब ये लेके आते हैं। सो ये एक रीज़न होता है, इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो टीम होती है वो काफ़ी टाइम से काम कर रही होती है। सो इनके पास एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए महाराष्ट्र में अवेलेबल है, जो फैसिलिटी इन्होंने बना रखी है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही की पॉइंट कंपनी ने मेंशन किया हुआ है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में ये लार्जेस्ट कंपनी है, और अगर आप ग्लोबल पे देखोगे, ग्लोबल लेवल पे, तो टॉप 6 प्लेयर्स के अंदर इसका नाम आता है इस कंपनी का। सो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ओलियो केमिकल बेस्ड नीश एडिटिव्स में इंडिया के अंदर, और ग्लोबल लेवल पर जैसे हमने देखा कि 6 लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर है, जो कि पॉलीमर एडिटिव्स के अंदर इसका नाम आता है। तो ये अपने आप में ही काफ़ी काबिल तारीफ़ चीज़ है। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, इनका जो कस्टमर है, जो इनके क्लाइंट्स हैं, वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो कस्टमर्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग और कितने रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं। जैसे कि आप बड़े बड़े नाम यहाँ पे देख सकते हो जो कि इनके क्लाइंट्स हैं। कोको कोला इनका क्लाइंट है, ब्रिटानिया इनका क्लाइंट है, एशियन पेंट्स है, पार्ले है, पिडिलाइट है, बर्जर पेंट्स है। सो सारी नामी एंड बड़े कंपनीज़ हैं जो कि इनके क्लाइंट्स हैं। सो इससे आपको पता चला होगा कि कंपनी का बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस कंपनी का, वो यहाँ पे इस लाइन में आपको देखने को मिलेगा कि इनके जितने भी रेवेन्यूज़ आते हैं थ्रू आउट द क्लाइंट्स, जो इनका कस्टमर बेस है उससे, सो कोई भी ऐसा क्लाइंट या ऐसा कोई भी ऐसा इनका कस्टमर नहीं है जो कि 5% से ज़्यादा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि किसी भी क्लाइंट के ऊपर मेजर डिपेंडेंसी नहीं है। आप कह सकते हो कि जस्ट इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कोई इनका क्लाइंट करके चला जाता है, सो इनके रेवेन्यू पे, टोटल रेवेन्यू पे इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 5% से कम है। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि काफ़ी वेल मेंटेन्ड इन्होंने अपने क्लाइंट्स कर रखे हैं। और प्रोडक्ट्स हमने स्टार्टिंग में ही देखे थे, 460+ इनके प्रोडक्ट्स हैं, जो कि फूड एडिटिव्स में रहता है, पॉलीमर एडिटिव्स में रहता है, कॉस्मेटिक्स में रहता है, रबर्स में एंड इलास्टोमर्स में रहता है। सो ये इंडस्ट्रीज़ वाइज ब्रेकअप यूसेज थे जो हमने स्टार्टिंग में भी देखे थे। इसी के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि इस कंपनी ने नीड को समझा और नीड के साथ अपने आप को चेंज किया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसने अपने आप को शिफ्ट किया सिंथेटिक केमिकल्स से ओलियो केमिकल्स में। और ये शिफ्ट करने के पीछे जो रीज़न था ये भी कंपनी ने मेंशन कर रखा है, क्योंकि ओलियो केमिकल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसको इन्होंने देखा और उस हिसाब से अपने आप को इनोवेट किया। सो जो रीज़न है डिमांड ओलियो केमिकल्स बढ़ने का, वो प्लेन ग्रीन एडिटिव्स की वजह से है। जैसे हमने देखा कि नेचुरल प्रोसेस से बनता है, नेचुरल तरीके से बनता है, वेजिटेबल एनिमल सोर्सेज से बनता है, सो ये ग्रीन एडिटिव्स में आता है। और आज नहीं तो कल फॉर श्योर हर तरीके से पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी पे ही फोकस किया जा रहा है। सो अगर केमिकल्स में भी अगर वो ग्रीन केमिकल्स रहेगा, इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहेगा, सो पहले से कंपनी के पास एक एडेड एडवांटेज है। इन फ्यूचर चल के इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एडेड एडवांटेज साबित होने वाला है, क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली रहता है जिस तरीके से अपनी ओलियो केमिकल्स बनाते हैं। और डाइवर्सिफाइड ओलियो केमिकल्स प्रोडक्ट्स इनके जो हैं, जो प्रोडक्ट्स ओलियो केमिकल्स में रहते हैं, सो यहाँ पे आप देखोगे PVC है एंड सॉरी माफ़ करिएगा खांसी की वजह से, काफ़ी टाइम से तबीयत डाउन थी, इस वजह से वीडियोस बना भी नहीं पा रहा था, तो थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। PVC एडिटिव्स हो गए, पॉलीएफिन्स हो गए, स्ट्रिनिक्स हो गई, पॉलीमेट्स हो गए, और इस तरीके से इनके इंजीनियरिंग पॉलीमर्स एंड रबर्स एंड इलास्टोमर्स हैं। सो ये वाइड रेंज ऑफ एडिटिव्स हैं जिस पे कंपनी कामकाज करती है। देन यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स मिलेगी। सो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में। सो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इट मीन्स जो भी इनके वेयर हाउसेस हैं वो USA एंड यूरोप में हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 180+ इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कि कनेक्ट करते हैं 800+ डायरेक्ट कस्टमर्स को या डायरेक्ट क्लाइंट्स को आप कह सकते हो। और जो एंड यूज़र्स हैं वो 5000 से ज़्यादा एंड यूज़र्स को ये कनेक्ट करते हैं, जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्किंग चेन है। देन कंट्रीज़ आप देखोगे तो 75+ कंट्रीज़ है अक्रॉस द वर्ल्ड जिसमें इनकी रीच है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो इनका रेवेन्यू आता है, जोग्राफिकल आप कह सकते हो व्यू। सो 2021-2022 का इन्होंने दे रखा है। 2021 में डोमेस्टिक इंडिया से 45% का आता था, और अभी 2022 में इनका 39% का आता है।
रेवेन्यू। देन 2021 में एक्सपोर्ट 55% था, 2022 में एक्सपोर्ट 61% रहा। देन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हम देखें तो टोटल हमने देखी थी 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थी, और सातों के सातों इनकी महाराष्ट्र में ही है। तो महाराष्ट्र में किस किस लोकेशन पे हैं? डोंबिवली में है, बदलापुर में है, अंबरनाथ में है, देन पठलगंगा में है। सो यहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में काम करते हैं 20+ साइंटिस्ट इनके पास अवेलेबल हैं, और इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो कि R&D सेंटर्स में काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स में। और ये 2 लोकेशंस पे है, डोंबिवली एंड महापे में। देन यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि काफ़ी यूज़फुल कंपनी ने प्रोवाइड कर रखी है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। सो बेसिकली इनके रॉ मटेरियल्स जो लगते हैं फाइनल ओरियो केमिकल्स बनाने में, सो जो इनके रॉ मटेरियल्स लगते हैं वो वेजिटेबल ऑयल्स रहता है और उसके डेरिवेटिव्स रहते हैं। सो ये 2 रॉ मटेरियल्स हैं जो कि कंपनी हाईली डिपेंड करती है इन दोनों ही रॉ मटेरियल्स पे, और इनके जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। सो इस वजह से आपको कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ में और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर आता हुआ दिखाई देगा। ये एक फैक्टर है जिसको आप नोट करके चल सकते हैं। बट इससे डील करने के लिए कंपनी ने ऑलरेडी तरीका निकाला हुआ है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए 3 से 6 महीने के लिए ऑलरेडी आप कह सकते हो वेजिटेबल ऑयल्स और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो ऑलरेडी स्टोर करके रख लेते हैं 3 से 6 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिसकी वजह से जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है वो काफ़ी मिटिगेट हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है इनके लिए। इसी के साथ इनके जो जॉइंट वेंचर्स हैं इस पे आप नज़र डालोगे तो जो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ है थाईलैंड की, इसको इन्होंने एक्वायर किया था मई 31 को 2021 में। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि एडकोटेक GmbH एक कंपनी रही थी फाइन ADD इंग्रेडिएंट्स की, जिसको एक्विजिशन इन्होंने किया था। सो ये 2 जॉइंट वेंचर्स हैं जो कंपनी ने एक्वायर किया था। इसके साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कैपेक्स जो कंपनी कर रही है, और आने वाले टाइम में आप ये पॉइंट नोट करके चलना ताकि आने वाले टाइम में उसका पहले से एडवांटेज ले सको। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लैंड एलोकेशन के लिए गुजरात गवर्नमेंट से ऑलरेडी अप्रूवल वगैरह के लिए रिक्वेस्ट करी है, और उसके लिए अभी वेट कर रहे हैं लैंड एलोकेशन के लिए। और गुजरात में अगर इनको लैंड मिल जाता है तो वहाँ पर भी अपनी मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ सेटअप कर सकते हैं। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा इनका जो प्रोडक्शन है थाईलैंड प्लांट में वो शुरू हो जाएगा Q1 के फाइनेंशियल ईयर 2024 में। सो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो फर्दर कैपेसिटी है उसको भी ये बढ़ाने वाले हैं, और वो बढ़ाएंगे Q2 के फाइनेंशियल ईयर 24 में। सो अगेन ये दोनों ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सीधा सीधा रेवेन्यू में आपको बहुत ही अच्छा जंप कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे, जिसका फ़ायदा आप अभी से उठा सकते हो, क्योंकि स्टॉक अभी से ऊपर से काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। और इसीलिए हम स्पेसिफिकली वीडियोस भी इस टाइम पे बना रहे हैं, ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड हो सो ये वीडियोस देख के उसके कई सारे डाउट्स क्लियर होंगे, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर आपका कॉन्फिडेंस आता है तो आप उसमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ा सकते हो या होल्डिंग्स आप उसमें खरीद सकते हो, जिससे आपको इन फ्यूचर आने वाले टाइम में फ़ायदा मिलेगा। जो ये कैपेक्स कंपनी ने किया है, जब इसका रेवेन्यू में रिफ्लेक्शन दिखेगा तो सीधा सीधा आपको इस शेयर प्राइसेस में भी रिफ्लेक्शन दिखेंगे। तो ठीक है, हम आगे देखते हैं। सो इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा इनका 9 से 10 महीने का कंस्ट्रक्शन लगेगा इन फैसिलिटीज़ में पूरा करने के लिए, और ये जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो आपको ये रिज्यूम होते हुए दिखेंगे और कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ कंपनी ने टाइमली मैनर पे सप्लाई मटेरियल उसके पास अवेलेबल हो, उसके लिए अपनी जो इनकी US और यूरोप की इन्वेंट्रीज़ हैं उसमें इन्होंने क्या किया है कि जो आप कह सकते हो कि स्टॉक करके जो रखते हैं अपने रॉ मटेरियल्स उसको ये बढ़ाने वाले हैं, ताकि इनको कोई ऐसा जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। और इसमें मोस्टली हम लोग ने सारी चीज़ देखी हुई है, बट एडिशनली यहाँ पे 2023 का भी डेटा अवेलेबल है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन हुआ है डोमेस्टिक से 32% का कंट्रीब्यूट हुआ है इस टाइम, और एक्सपोर्ट में आप देखोगे 68% का कंट्रीब्यूशन हुआ है। सो ये 2 की पॉइंट्स हैं, ये जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर प्रेजेंट कर रहा था। देन इस स्लाइड में आप जस्ट एक आपको ओवरव्यू देने के लिए कि कंपनी के पास एडेड एडवांटेज क्या है, सो वो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा कि जो थ्रेड्स हैं न्यू एंट्री प्लेयर, जो भी न्यू प्लेयर्स हैं जो एंट्री ले सकते हैं उनके लिए क्या थ्रेड्स हैं और कंपनी के लिए क्या एडेड एडवांटेज है, दोनों ही कंपनी ने मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहला चीज़ है लिमिटेड प्लेयर्स हैं थ्रू आउट द इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में ये जो ओलियो केमिकल्स में कंपनी काम करती है उसमें कंपटीशन बहुत कम है, लिमिटेड प्लेयर्स हैं इनका। सो ये एक पॉइंट हो जाता है। जैसे कि आप पहला रो आप देख सकते हो कि इंडियन स्पेशलिटी एडिटिव्स में बहुत ही स्मॉल और लिमिटेड प्लेयर्स अवेलेबल हैं, और ग्लोबल लेवल पे भी बहुत ही कम प्लेयर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। और कंपनी के पास एडेड एडवांटेज ये हो जाता है कि ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज प्लेयर है इंडिया में भी, और साथ ही साथ ग्लोबली भी इनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है। और कस्टमर की जो लॉयल्टी होती है ये भी एडेड एडवांटेज की तरह कंपनी को काम करती है। उस क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो इनका प्रोडक्ट प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग और एक्सपेंसिव होता है। अगर कस्टमर उसको स्विच करेगा, जो एक्जिस्टिंग कस्टमर अगर उसको स्विच करेगा तो उनको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स का प्रोसेस रहता है। सो इस वजह से कस्टमर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो सेम ही कंपनी के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट वो किसी न्यू कस्टमर के पास जाएँ, क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उस पर। सो ये एक फ़ायदा है। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो कंपनी प्रीमियम और इको फ्रेंडली ओलियो केमिकल्स बनाती है, सो ये बहुत ही सेफ़ टू यूज़ है एंड बायोडिग्रेडेबल है, दैट मीन्स ईजिली डिकम्पोज भी हो जाते हैं। सो ये एक अगेन एडेड एडवांटेज है कंपनी के लिए। देन आप थर्ड पॉइंट अगर आप देखो तो जो इसकी टेक्नोलॉजी वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ओलियो केमिकल बनाना इतना आसान नहीं होता है, और यही चीज़ कंपनी ने यहाँ पे मेंशन करी है
कि जो ओरियो केमिकल्स ये बनाते हैं वो ग्रीन एडिटिव से बनाते हैं, मतलब उसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं। और जो उसके आप कह सकते हो किसी दूसरी कंपनी के लिए सेम ओरियो केमिकल बनाना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो एंट्री बैरियर है सो वो बहुत ही ज़्यादा टफ है इनके लिए। क्यों और क्यों टफ है, सो उसके लिए अगेन आप कह सकते हो कि एन नंबर्स ऑफ अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, एंड देन उसी के साथ आपको कई सारे सर्टिफिकेशंस लेने पड़ते हैं, तब आपको एंट्री मिलती है इस स्पेसिफिक ओलियो केमिकल्स एडिटिव्स बनाने के लिए। सो ये भी एक एडेड एडवांटेज हो जाता है कंपनी के लिए, और इस वजह से दूसरे प्लेयर्स इसमें ईजिली नहीं उतर पाते हैं। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने स्टार्टिंग में ही इस इंडस्ट्री में एंट्री करी थी, सो अर्ली मूवर का एडवांटेज कंपनी के पास हो जाता है, जिस वजह से कंपनी अपने ही एरिया में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टाइज हासिल कर चुकी है। देन लास्ट पॉइंट अगर हम देखें, सो ये हाईली रेगुलेटेड है, और हाईली रेगुलेटेड होने का रीज़न क्या है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला ज़्यादा जो रीज़न है हाईली रेगुलेट होने का, वो क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ के ऊपर करता है, कि पूरी ज़िंदगी पे ही आपके इम्पैक्ट करता है। कहीं इसमें फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस नहीं है, या आप कह सकते हो दूसरा कोई डैमेज होने का, प्रोडक्ट डैमेज होने का चांस नहीं है। डायरेक्ट जो इम्पैक्ट कर सकता है ज़िंदगी पे कर सकता है। इस वजह से ह्यूमन लाइफ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसमें रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ज़्यादा कंपनीज़ इसमें उतरना नहीं चाहती हैं, क्योंकि इतने एंटी बैरियर हैं कि उनको उतरने के साथ साथ हाई कॉस्ट लगेगा उनको स्टेब्लिश करने में अपने आप को। तो ये कुछ की रीज़न है जिसकी वजह से अगेन कंपनी के ऊपर एडेड एडवांटेज आता है। और जो इनके ओलियो केमिकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। सेफ़ क्यों है, क्योंकि ग्रीन एडिटिव से बनते हैं, इस वजह से अगेन इसको एक अपर हैंड मिल जाता है। देन यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वाइज यूज़ केसेस दिए हैं, और ये थोड़े से इन डेप्थ हैं, मतलब ज़्यादा डिटेल में कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। सो इस पर भी एक बार नज़र डालते हैं। सो सबसे पहला तो फूड एडिटिव्स हो जाता है, जिसमें इसका यूज़ रहता है। आपकी एडिटिव्स और इंग्रेडिएंट्स देखोगे, सो यहाँ पे आप की एडिटिव्स एंड इंग्रेडिएंट्स देखोगे, सो इसमें आपको देखने को मिलेगा एमल्सिफायर्स यूज़ होता है, देन एंटी फंगल एजेंट्स यूज़ होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, और एंटी क्रिस्टलर्स यूज़ होते हैं। ये कुछ यूज़ केसेस हैं। इसी के साथ एंड यूज़ एप्लीकेशंस में आप देखोगे तो बेकरी में यूज़ होता है, कॉन्फेक्शनरी में यूज़ होता है, बिस्किट्स में यूज़ होता है इसका, ऑयल्स एंड फैट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, और बेवरेजेस में यूज़ होता है इसका। देन इनके जो ग्रोथ डेरिवेटिव्स हैं उस पर आप नज़र डालोगे तो एफएमसीजी बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर एक तरीके से, तो इंक्रीज कंजम्पशन है, ये एक ग्रोथ डेरिवेटिव्स है इसके लिए। इसी के साथ साथ जो इम्प्रूव नंबर ऑफ एंड यूज़र एप्लीकेशंस है वो एक ग्रोथ डेरिवेटिव्स बनता है, और जो आजकल के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रेफर कर रहे हैं। सो ये भी एक वजह से इसका ग्रोथ डेरिवेटिव्स बनता है, क्योंकि अगेन इनके ओलियो केमिकल्स जो होते हैं वो सेफ टू यूज़ होते हैं, नेचुरली प्रोसेस होते हैं। सो ये एक की रीज़न है जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है। देन हमारी जो सेकंड इंडस्ट्री आती है वो हमारी पॉलीमर एडिटिव्स होती है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा अगेन की एडिटिव्स या इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, सो पहला लुब्रिकेट्स हो गया, एंटी फॉगिंग एडिटिव्स हो गए, एंटी स्टैटिक एडिटिव्स हो गए, एंटी स्क्रैच हो गया, देन प्रोसेसिंग एड्स हो गया, फ्लो इम्प्रूवर्स, स्लिप एडिटिव्स और डिस्पेरेंट्स। सो ये सारे की इंग्रेडिएंट्स हो गए। और जो इसके एंड यूज़ एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पैकेजिंग फिल्म्स है, बॉटल कैप्स है, वायर्स एंड केबल्स है, पैकेजिंग है, फर्नीचर है, ऑटोमोबाइल्स है, पाइप्स एंड फिटिंग्स है। और जो ग्रोथ डेरिवेटिव्स को प्रमोट करते हैं कुछ की पॉइंट्स, तो पहला तो ये हो गया कि जो कन्वेंशनल जो हमारी पुरानी प्लास्टिक्स होती थी, प्रॉपर हार्ड कोर प्लास्टिक्स जो होती थी, उसको ये रिप्लेस करता है। इसी के साथ जो दूसरा ग्रोथ डेरिवेटिव्स पॉइंट है वो अगेन ग्रीन केमिस्ट्री है, ग्रीन पॉलीमर एडिटिव्स है, ये एक की रीज़न है जो हार्ड कोर प्लास्टिक्स उसको रिप्लेस करने के लिए। देन डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस पॉलीमर एडिटिव्स है, ये एक थर्ड की रीज़न है। देन थर्ड इंडस्ट्री जो आती है हमारे पास वो कोटिंग एंड स्पेशलिटीज़ की आती है। इसमें अगर आप की एडिटिव्स और इंग्रेडिएंट्स पे नज़र डालोगे तो सबसे पहले ल्यूब एडिटिव्स होता है इनका जो कंपनी बनाती है, देन प्रॉपर्टी मॉडिफायर्स होता है, एंटी कोरोसिव एडिटिव्स होता है, इम्पल्सिफायर्स होता है, वेटिंग एंड डिस्पेरिंग एजेंट्स होता है, एंटी मैट एडिटिव्स होता है। जो एंड यूज़ एप्लीकेशंस हैं उस पर आप नज़र डालोगे तो ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स हैं, रोड्स एंड हाईवेज़ हैं, और इसी के साथ साथ कुछ अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशंस हैं। साथ में आपको देखने को मिलेगा प्रिंटिंग इंक्स है, कोटिंग मटेरियल्स हैं। और जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। सो इंक्रीज डिमांड ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो जाता है। ऑटोमोटिव सेल्स बहुत ज़्यादा ऑटोमोटिव सेल्स हो रही है, उसकी जो ग्रोथ है वो भी डायरेक्टली इस पर इम्पैक्ट करती है इसकी ग्रोथ के ऊपर। देन इंक्रीजिंग यूसेज इन इंडस्ट्रियल प्रोटेक्टिव कोटिंग्स है, ई कॉमर्स का ग्रोथ है। देन इसी के साथ पेंट एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग की ग्रोथ है, नीश प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ है। साथ ही साथ स्पेशलिटी पेपर्स जो होते हैं उनका जो यूसेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। देन हमारी जो फोर्थ इंडस्ट्री आती है वो कॉस्फा एडिटिव्स है। सो ये अगेन इसमें आपकी एडिटिव्स और इंग्रेडिएंट्स देखोगे जो कंपनी बनाती है वो इम्पल्सिफायर्स एंड एमोलेट्स है। देन इसी के साथ साथ ग्रीन सर्फेक्टेंट्स हैं जो कंपनी बनाती है। और जो इसके एंड यूज़ एप्लीकेशंस हैं वो आपको देखने को मिलेगा क्रीम्स, लोशंस हैं, स्किन केयर्स हैं, हेयर केयर है, क्लिनजर है और होम केयर है। और जो ग्रोथ डेरिवेटिव्स है जो ग्रोथ ड्राइवर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। इसी के साथ साथ जो मेंस कॉस्मेटिक्स है आजकल मेंस भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने कॉस्मेटिक्स पे। सो उनकी जो डिमांड है वो भी इसमें ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करती है। देन जो ऑल टुगेदर कॉस्मेटिक की डिमांड है ग्रोथ की वो भी सीधा सीधा कंट्रीब्यूट करती है इसके ग्रोथ में।
देन जो हमारी फिफ्थ इंडस्ट्री है वो फीड न्यूट्रिशन एडिटिव्स की है। इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स कंपनी बनाती है वो नेचुरल एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो कि नेचुरल तरीके से बनती हैं, जो एग्जिस्टिंग हार्मफुल एंटीबायोटिक्स होती हैं उसको रिप्लेस करती है। और इसी के साथ साथ न्यूट्रिशनल एडिटिव्स भी बनाती है। देन एंटी फंगल एडिटिव्स कंपनी बनाती है, और इसके जो एंड यूज़ केसेस हैं वो आपको देखने को मिलेगा पोल्ट्री फीड्स में यूज़ किया जाता है और कैटल फीड्स में यूज़ किया जाता है। देन जो ग्रोथ प्रमोट करती है, सो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो हेल्दी एंड सेफ्टी अवेयरनेस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। सो ये एक फैक्टर है। देन आपको दूसरा फैक्टर जो मिलेगा, जो मिल्क की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी बीच में। तो आजकल जो जितने भी ज़्यादातर आप देखोगे तो 80% लोग प्रीफर करते हैं हेल्दी डाइट को, तो सीधा सीधा मिल्क में भी आपका इम्पैक्ट होता है। सो जो क्वालिटी ऑफ मिल्क है जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, सो ये भी एक की फैक्टर इसके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। और क्विकली एक बार जब से कंपनी का जन्म हुआ है तब से कंपनी ने क्या क्या अचीवमेंट माइलस्टोन्स हासिल करें वो हम नज़र डाल देते हैं। सो 1970 में, जैसा कि हमने देखा, 1970 में कंपनी स्थापित होती है, और कंपनी स्थापित होती है रमेश शाह एंड प्रकाश कामत जी के तरफ से। उसके बाद आप देखोगे 1973 से 2006 तक, तो इसमें आप देखोगे कि 1973 से 88 तक कंपनी सबसे पहले अपनी फर्स्ट फूड एडिटिव फैसिलिटी खोलती है डोंबिवली में, उसी के साथ दूसरी फैसिलिटी खोलती है अंबरनाथ में। इसके बाद 2001 से 2002 के बीच में कंपनी वापस से अपनी एक फैसिलिटी खोलती है बदलापुर में अगस्त 2001 में, और इसी के साथ साथ कंपनी अपना आप कह सकते हो कि नाम चेंज करती है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ मुंबई प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और 2005-2006 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5-6 में वापस से कंपनी एक अपना पहला R&D सेंटर इस्टेब्लिश करती है नवी मुंबई के अंदर, और कमीशन लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वापस से अंबरनाथ में अपनी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलती है। देन 2008 से 12 के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि जो इनकी कैपेसिटी रहती है अंबरनाथ में उसको ये वापस से एक्सपेंड करती है और बढ़ाती है। और 2014 में आपको देखने को मिलेगा कि जॉइंट वेंचर करती है नीदरलैंड की एक कंपनी जो कि जीलैंडिया इंटरनेशनल करके रहती है, उसको खरीदती है कंपनी। और 2015 के अंदर आपको देखने को मिलेगा अपनी अंबरनाथ फैसिलिटी को वापस से ये एक्सपेंड करती है। और 2017 में आपको देखने को मिलेगा फाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ये कंपनी खोलती है इस नाम से, फाइन स्पेशलिटी सर्टिफिकेट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2018 से 22 के बीच में 2018 में इसका IPO आता है, और ये लिस्टिंग इसकी होती है BSE NSE दोनों ही एक्सचेंजेस पे। देन इसी के साथ साथ ये अपने नए प्लांट्स खोलती है अंबरनाथ में एंड पटलगंगा में, 2 जगह। अब हम क्विकली एक बार फाइनेंशियल्स में भी नज़र डाल देते हैं कंपनी के। सो इसका मार्केट कैप है समवेयर अराउंड आप कह सकते हो 14,000 करोड़ के आसपास का, राउंड ऑफ अगर हम कहें। सो एक तरीके से मिड कैप कैटेगरी में कंपनी आती है, और स्टॉक पी इसका काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है, 24 के पी पे काम कर रहा है। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंपनी इज ROCE एंड ROE आप देखोगे सो दोनों ही बहुत ही शानदार हैं। ऑलमोस्ट दोनों ही आप कह सकते हो 50% राउंड ऑफ इसको अगर 50 बोले तो दोनों ही 50 के ऊपर हैं, 65 है और ये 49 के आसपास है। और इसका करेंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 4,518 के आसपास काम कर रहा है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑल टाइम हाई से बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इसका ऑल टाइम हाई रहा था 7,329 का। इसी के साथ फेस वैल्यू इसका 5 का है। सो इन फ्यूचर माइट भी एक होप है कि स्प्लिट वगैरह कंपनी कर सकती है, और डिविडेंड ऑलमोस्ट ना के बराबर कंपनी देती है, बट दैट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल क्योंकि कंपनी अपने ग्रोइंग फेस में है। देन क्विकली एक बार प्रॉन्स एंड कॉन्स कंपनी के देखते हैं। तो प्रॉन्स ही प्रॉन्स है, कॉन्स तो ओनली एक ही दिख रहा है, वो भी ना के बराबर है। तो प्रॉन्स में आप देखोगे तो कंपनी ने अपना डेप्थ बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लिया है, ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी हो गई है, और इसका क्वार्टर वाइज से जो एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी कंपनी ने अच्छी प्रोवाइड करी। देन इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो लास्ट 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है वो 45.4% CAGR का कंपनी ने निकाल के दिया है। एंड देन 3 साल का आप देखोगे ROE तो वो कंपनी ने 36% का निकाल के दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका कौन सिर्फ एक ही है कि अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है। देन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे एक बार हम नज़र डालते हैं, और जो पहला वाला है ये सेल्स है, इस पर आप देखोगे नज़र डालोगे सो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखेगी कंपनी के सेल्स में। 240 थी सेल्स जून 2020 में, फिर 271 होती है, फिर इंक्रीज़ होती है, और कंटिन्यूस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसने बहुत ही अच्छा पेस पकड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छे लेवल से इंक्रीज़ करती जा रही है। बट ये जो पीरियड है यहाँ पे आता है, यहाँ पे स्लाइड सा डाउनफॉल आता है, एंड ये रीज़न हम सबको पता है कि इसका रीज़न सिंपली एक्सपोर्ट्स का है, जो बाहर की तरफ से हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ फाइन ऑर्गेनिक कंपनी के लिए ही नहीं है, अक्रॉस केमिकल इंडस्ट्रीज़ पे आप देखोगे जो ज़्यादा एक्सपोर्ट पर रिलाई करती हैं उन सभी के सेल्स में ड्रॉप आपको दिख रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट इशूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं बाहर की तरफ से। सो काफ़ी अच्छा क्वार्टरली सेल्स रही है कंपनी की। और अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिन इसका आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग मार्जिन भी मेंटेन करा हुआ है, हमेशा ही डबल डिजिट का रहा है। और 20% का जून 2022 में 20 का था, सो ऑलमोस्ट उसी पेस का कंपनी ने मेंटेन करा हुआ है। 26% का इवन यहाँ पे आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ भी हुआ है। सिर्फ जून को अलग आप देखोगे तो स्लाइड सा डिप हुआ है, बट दैट्स अगेन ड्यू टू देखोगे फ्लक्चुएशंस कितने ज़्यादा वेजिटेबल्स में हुए थे, तो उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है जो कि शॉर्ट टर्म हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे दिख रहा है। देन अगर हम फाइनल प्रॉफिट पे अगर नज़र डालें, जो कि टैक्स वगैरह पे करने के बाद रहता है क्वार्टरली, सो इसमें भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ने अपना प्रॉफिट का जर्नी भी मेंटेन करी हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। ये वाले टाइम फ्रेम में ही थोड़ा सा शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हमें दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट, और जो अभी शॉर्ट टर्म जो इन्फ्लेशन हमारा इतना ज़्यादा बढ़ा है उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रॉफिट मार्जिन पर दिखा है।
देन ईयरली अगर हम देखें तो ईयरली सेल्स में आप देखोगे तो इसमें तो आपको प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंसी दिखेगी। हर साल कंपनी ने अपना सेल्स बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीज़ करी है। सो ये वाला एक्सेप्शनल यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ का थोड़ा सा 2019 के आसपास का उतनी ज़्यादा 2020 के आसपास की कंपेयर टू 2019-2020। सो ये एक डिप रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, बस इसको आप एक्सक्लूड कर दो तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसने हर साल अपना सेल्स मेंटेन किया हुआ है। इसी के साथ आपको ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आप देखोगे तो हर साल का प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी ने आप ऑलमोस्ट कह सकते हो 20% के ऊपर ही का ज़्यादातर मेंटेन किया हुआ है। देन अगर हम नेट प्रॉफिट देखें जो कि टैक्स वगैरह पे करने के बाद हमें मिलता है, सो इसमें भी आपको बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ आपको ग्रोथ दिखेगी। सिर्फ ये वाला एक्सेप्शन हम इंक्लूड करके चल सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। सो कहीं कोई हमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, और ये हम इन्फ्लेशन एंड एक्सपोर्ट इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे डिप आपको जो दिख रहा है। देन इसका 10 साल का आपका जो कंपाउंडेड सेल्स वगैरह के नंबर्स हैं वो कंपनी ने मेंशन कर रखे हैं। तो 10 साल का तो है नहीं, 5 साल का अवेलेबल है। सो 29% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही है कंपनी की 5 साल में, 3 साल में 43 एंड इस साल में 25% रही है। और प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे तो वो बहुत ही अच्छी रही है, 5 साल में 45% है, 55% है 3 साल की, एंड 46% है। सीजीआर आप देखोगे स्टॉक प्राइस का, तो 5 साल में 41% का सीजीआर निकाल के कंपनी ने दिया है। बहुत ही अच्छा रिटर्न कंपनी ने निकाल के दिया है। सिर्फ ये 1 साल से प्रॉब्लम हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ जो शॉर्ट टर्म इशूज़ हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस करे, उस वजह से। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखोगे तो ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। और ये जो पार्ट है ये बेस्ट पार्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है अगर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ पे तो आप कह सकते हो कोई गुंजाइश ही प्रमोटर्स ने नहीं छोड़ी है। जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से 75% का आपको सबको पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए जस्ट मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ कि ये स्टैंडर्ड रेशियो होता है जो कि हर एक कंपनी को मेंटेन करके चलना पड़ता है, 75:25 का। सो मैक्सिमम जो प्रमोटर्स होल्ड कर सकते हैं वो 75% का स्टेक अपनी कंपनी में ओन कर सकते हैं, जो कि आपको सीधा सीधा इस कंपनी के साथ आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने 0.01% भी अपना स्टेक सेल नहीं किया है, जिससे पता चलता है प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे कितना भरोसा है, कितना ट्रस्ट है। इसी के साथ आपको FIS एंड DIS को आप देखोगे सो वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे मेंटेन किया हुआ है। सो पहले 5% के आसपास का था और अभी रिसेंट टाइम पे 3% के आसपास FIS ओन कर रही है, और DIS का तो काफ़ी अच्छा है, 12% के आसपास ओन कर रहे हैं। देन पब्लिक का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, 9% के आसपास ओन कर रहे हैं। देन एडिशनली जस्ट मैं एक चेक कर रहा था कि लिंक्डइन पे कंपनी का पेज वगैरह कैसा है। सो लिंक्डइन पे जब सर्च किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो इनके फॉलोअर्स हैं अराउंड 6000 के आसपास के फॉलोअर्स हैं। सो डिसेंट है जिस हिसाब से केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बाकी मैंने देखा तो उस हिसाब से काफ़ी डिसेंट है फॉलोअर्स। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि कंपनी का जो एम्प्लॉय साइज़ है वो 500 से 1000 के बीच में एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के जो काम करते हैं इस कंपनी में। इसी के साथ साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और फाउंड ये कंपनी हुई थी 1971 में, जैसे हमने देखा था। देन यहाँ पे जो पी रेशियो है वो 10 साल का निकाला हुआ है। सो ऑल टुगेदर कंपनी को तो 5 ही साल हुए हैं लिस्ट हुए। सो मैक्सिमम इसका जब से लिस्टिंग हुई है तब से पी रेशियो यहाँ पे निकाला हुआ है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो इसका मीडियम है, सो इसका मीडियन जो है वो 40 का है, जो मीडियन पी है इसका जब से इसकी लिस्टिंग हुई है। और अभी जो ये ट्रेड कर रहा है वो समवेयर अराउंड आप कह सकते हो 25 के आसपास पे मीडियन पे ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, और जिसको भी इस कंपनी में ख़रीदने का इंटरेस्ट है, या आपको मेरा वीडियो देख के कुछ कंपनी के बारे में कन्विक्शन आ रहा है और आप इंटरेस्टेड हो, सो बहुत ही अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है सो फील फ्री टू मेक योर फ्रेश एंट्री। इसी के साथ अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ क्वांटिटीज़ हैं और आपको एक्यूमुलेट करना है सो आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हो इस लेवल पे, काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल है। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ही यही रहता है कि मोस्टली वही स्टॉक में सेलेक्ट करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, जो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको अवेलेबल है। क्योंकि अगर आपका कन्विक्शन बनता है, आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप उसको ग्रैब कर सकते हो। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। फंडामेंटल एस्पेक्ट से तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। अब टेक्निकल एस्पेक्ट्स थोड़ा सा हम एक बार ऊपर ऊपर से कवर करते हैं। सो आज इसकी जो क्लोजिंग होती है वो नेगेटिव में ही हुई है 0.43% के साथ में, -20 रुपये के आसपास ये डाउन रहा ऑलमोस्ट। सो ये इसकी आज की क्लोजिंग रहती है। और 6 महीने में आप देखोगे तो 6 महीने में भी ये डाउन ही है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में ही काम कर रहा है। 6 महीने में अराउंड 8% के साथ ये डाउन है। और जनवरी से आप देखोगे ईयर टू डेट, सो 20% के साथ ये डाउन है। और अगर आप एक साल का इसका रिटर्न देखोगे सो अराउंड 26 सॉरी फॉर दैट, एक साल का आप अगर देखोगे तो 26% के साथ ही डाउन है। सो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे ये अवेलेबल है। और इसका ऑल टाइम आप हाई देखोगे तो पूरी पूरी पिक्चर यहाँ पे चेंज हो जाती है। सब कुछ लाल निशान में था और अभी हमने ऑल टाइम हाई देखा है, या तो हम कह सकते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली 5 साल का इसका रिटर्न अगर हम कहें, क्योंकि लिस्टिंग इसकी 2018 में होती है। और जब से इसकी लिस्टिंग होती है तो इसने अभी इस करंट प्राइस पे 460 रुपये का आप कह सकते हो रिटर्न अच्छा खासा कमा के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और आपको मोटे मोटे तौर पे कहें तो इसने 5 गुना इन्वेस्टर्स के पैसे कर दिए हैं। और ये तो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, जिस वजह से आपको इतना दिख रहा है। अगर आप इसके ऑल टाइम हाई से कंपेयर करोगे तो समवेयर अराउंड 750% के इसने रिटर्न्स निकाल के दिए थे ऑल टाइम हाई तक, यहाँ तक अगर आप देखोगे इसका तो। और ऊपर से काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे ये अवेलेबल है। सो इवन अगर हम ऊपर से अगर यहाँ पे आप देखोगे सो ऊपर से 36.21% के साथ ये डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है आप सबके लिए।
सो ये की फैक्टर है। और इसका अगर हम टेक्निकल एक बार देखें सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो इसका जो मेजर सपोर्ट एक निकल के आ रहा है, तो सबसे पहला इसका जो सपोर्ट आता है साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो 4500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कई बार इसने सपोर्ट भी वहाँ पे लिया है, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया है, देन यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। तो 4500 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत अच्छा है इसका। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि इसका अगर 4500 का लेवल भी इसका टूट जाता है, अगर मार्केट कंडीशन ऐसे ही रहते हैं डाउन ट्रेंड में अगर ये और जाता है, सो दूसरा जो लेवल आप नोट करके चल सकते हो वो 4250 का एक लेवल रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि यहाँ पे इसने कई बार इसने सपोर्ट लिया, इवन यहाँ पे इसने कई बार सपोर्ट लिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और इन वर्स्ट के सिनेरियोज अगर ये लेवल भी टूटता है तो बहुत ही इसके चांसेस कम लग रहे हैं कि 4250 का लेवल ये तोड़ेगा। बट जस्ट इन केस इन वर्स्ट के सिनेरियोज अगर ये भी टूटता है तो अगला जो लेवल बनेगा वो 4000 का बनेगा, जो कि अगेन इसके 250 के गैप एक सपोर्ट बनते जा रहे हैं। 4000 के लेवल यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी, बट 4000 तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे। बट हाँ 4250 के लेवल के आसपास ही आ सकता है। बट जिनके पास एक भी स्टॉक नहीं है और जो इंटरेस्टेड है इस कंपनी में, सो 4500 का लेवल ये जो आपको जो करंटली अवेलेबल है स्टॉक जिस लेवल पे, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। फ्रेश बाइंग करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिनको भी इसमें बाई करना है। सो ये तो सब कुछ हो गया। देन इसका एक ये ट्रेंड अभी जो चल रहा है, जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, सो यहाँ पे आप देख सकते हो बियरिश ट्रेंड में ये चल रहा है। और जैसा कि हम सबको पता है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा कि स्टॉक को खरीदना तब चाहिए जब वो बियरिश में हो और उसको होल्ड करना तब चाहिए जब वो बुलिश में हो। बट ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम इसका हमेशा अपोजिट करते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब स्टॉक भाग रहा था तो इतने ज़्यादा कमेंट्स आते थे, इतने ज़्यादा लोग इसमें खरीदने के इच्छुक थे, लोग पागल हुए जा रहे थे कि इसमें किसी भी तरीके से एंट्री बनानी है, और वो भागता ही जा रहा था। बहुत से लोगों ने तब एंट्री बनाई भी होगी, और अब उसमें से ऊपर से जब ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है तो कई लोग इसमें समझ होंगे कि फंस गए। बट अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी यूज़ करें और सिंपल सा है, अपने ऊपर कंट्रोल रखें और हम अपॉर्चुनिटीज़ बने, हम अपॉर्चुनिटी का वेट करें। सो जब हमको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल रही है जैसे कि अभी जो कि बियरिश मोड में ये मिल रहा है, और जिनको भी फ्रेश एंट्री लेनी है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्यूमुलेट एंड यू कैन गो अहेड और आप इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हो। और जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक्स हैं, सो उनको वेट करना चाहिए। सो उनको अगर ये लेवल मिलता है 4250 का, तब वो इसमें एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। बट जिनके पास कम क्वांटिटी है, अगर वो चाह रहे हैं एक्यूमुलेट करना, तो वो करंट लेवल पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो ऑल टुगेदर वीडियो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बट जस्ट मैं 5 मिनट आपके और लूँगा। सो मोस्टली जो गेम है वो साइकोलॉजी का है, बस हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ही यही है कि आपको ये स्टॉक डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, इस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो देख के कॉन्फिडेंस आ रहा है, कन्विक्शन बैठ रहा है, सो आप इस लेवल पे बाई कर सकते हो। और यहाँ से गिर जाएगा तो उसमें हमें अफसोस नहीं करना है। हम और अपने 4250 लेवल पे भी हम और उसमें बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। बट हर कोई वो नहीं कर सकता है। बाई वही करेगा जिसको कंपनी के बारे में पता होगा, जिसको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होगा, जिसको कंपनी के ऊपर कन्विक्शन होगा, भरोसा होगा, ट्रस्ट होगा, वही हिम्मत दिखा सकता है। और जो अभी हिम्मत दिखाएगा वो आगे चल के रिटर्न के, जो भी कंपनी आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगी, तब आप वो आगे चल के एंजॉय कर सकते हो। सो मार्केट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस एंड ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी, जिस पे आपको फोकस करना है। क्योंकि खरीद तो कोई कहीं भी सकता है, बस होल्ड करना बहुत ज़रूरी है और कभी कभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बाई करना बहुत ज़रूरी है। सो ऑल टुगेदर यही था। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन गया है, बट इतना लंबा वीडियो मुझे पता है हर कोई नहीं देख सकता है। देखेगा वही लोग जो जेन्युइनली कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे, जो जेन्युइनली कंपनी के आप कह सकते हो स्टॉक बाई करना चाहेंगे, या कंपनी के बारे में जिनको कन्विक्शन होगा, वही इतना लंबा वीडियो देख सकते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं है। और अगर अब तक आपने मेरा वीडियो देखा है, अगर आपको इससे कुछ भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगा, या आपको कुछ भी बेटर इन्फॉर्मेशन मिली हो, सो प्लीज़ मेक श्योर टू गिव योर लव एंड सपोर्ट टू मी बाय लाइकिंग टू माय वीडियोस, बाय सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल। सो इसी के साथ हम मिलते हैं आपको किसी और वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।